नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th और 12th का जो NCERT में बायोलॉजी सेशन से एक जनन वाला चैप्टर है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाला है और यूपी बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड के माध्यम से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर वॉच करिए। फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। है क्या जनन? जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये है क्या डिफिनेशन? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर कोई पूछे जनन क्यों आवश्यक है, तो देखिए, अगर इस पृथ्वी पर देखा जाए तो सभी प्रकार के जीवधारियों का जन्म हुआ तो मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए क्या काम करते हैं जीवधारी? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस धरातल पर वो जनन करते हैं, अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो कोई जीवधारी हो चाहे कोई वनस्पति हो। अगर सजीव है तो उनका विशिष्ट लक्षण होता है सजीवों का जनन करना। तो इस वीडियो में हम लोग जनन के बारे में देखते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये DNA का फुल फॉर्म, के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। यानी कि जो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिक होता है, केंद्रिक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर पाया गया DNA, और DNA क्या काम करता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, DNA प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। यानी कि DNA में रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डीप में चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है, DNA रिप्लिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। और डबल स्टैंडर्ड DNA मॉडल क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो इसमें DNA प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं। ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब, नई कोशिकाएं जो भी बनती है एक समान है लेकिन समरूप नहीं, एक रूप जैसा नहीं। जैसे एक माँ बाप के अगर देखा जाए तो 4 संतान हुए, 2 संतान हुए, 3, क्या चारों संतान लंबाई में, मोटाई में या फिर रंग में एक जैसे होते हैं? नहीं। बस केवल क्या है कि जो फेस का आकार है वो उनके माँ बाप से थोड़ा मिलता जुलता है। ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं विभिन्नता का महत्व। जो वेरिएशन आ गया उसका महत्व क्या है? लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। दूसरा, जैव विकास पर आधारित है। यानी कि अगर विभिन्नता ना हो तो जैव विकास के लिए समस्या हो जाएगी। जैव विकास पर आधारित होता है विभिन्नता। अब हम लोग देखते हैं जनन के प्रकार या प्रजनन के प्रकार। प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। यानी कि अलैंगिक प्रजनन में होता क्या है? एक ही जीवधारी, चाहे वो नर हो या मादा हो, वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। यानी कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एकल जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती हो। नेक्स्ट पॉइंट है, युग्मक का निर्माण नहीं होता। इनमें क्या होता है? गेमीट जो होते हैं उनका निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट है, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। यानी कि जो नया जीवधारी बनता है अलैंगिक जनन के द्वारा, वो अपने माँ बाप या अपने पैतृक जीव के समान होता है या समरूप होता है। आगे देखते हैं, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यानी कि सतत गुणन के लिए, निरंतर अपने समान नए संतान को बनाए रखने के लिए ये क्या है? अलैंगिक जनन भी एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी माध्यम है। आगे देखते हैं, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। यानी कि जो सरलतम श्रेणी के जीवधारी हैं और निम्न वर्ग के जीवधारी हैं, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सब में ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या है?
इनमें क्या होता है, एक अलैंगिक में देखें एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ क्या है, नर व मादा दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसमें क्या होगा, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो एकल जीव, एक नर व एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इनमें क्या होता है, नर और मादा दोनों युग्मक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। यानी कि जो नया जीवधारी होता है लैंगिक जनन में, वो पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं, जबकि अलैंगिक में समरूप होता है। नेक्स्ट है, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी कि जितनी भी उनकी प्रजातियां होती हैं, कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो फिर जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आगे अध्ययन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। यानी कि जो लैंगिक जनन होता है, जैसे मानव हो गए, गाय भैंस बकरी हो गया, हाथी हो गया, होयल हो गया, इन सब जीवधारियों में क्या होता है, ये जो सब उच्च श्रेणी के जीवधारी हैं, इन सब जीवधारियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां देखा जाए क्या है। अलैंगिक प्रजनन की जो भी विधियां हैं, विखंडन है, विखंडन में भी प्रकार हैं, द्विविखंडन। तो विखंडन क्या होता है, सर्वप्रथम इसके बारे में जानते हैं। विखंडन इंग्लिश में इसको फिजन बोला जाता है, और उसके बाद द्विविखंडन को बाइनरी फिजन बोल दिया जाता है। तो फिजन मतलब विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं अमीबा का है, इसमें देखिए बाइनरी फिजन हो रहा है। एक ही कोशिका से दो बराबर विभाजित होकर के दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण होगा। यानी कि एक अमीबा से दो अन्य अमीबा का निर्माण हो गया, इसमें बाइनरी फिजन हुआ। इसमें बाइनरी फिजन का द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन, विखंडन का क्या होगा, फिर आगे चल करके इसमें प्रकार में प्रकार बने, तो का है द्विविखंडन या द्विखंडन। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं अमीबा का है। इसमें क्या हुआ, एक ही अमीबा है, आगे चल करके इससे दो अमीबा का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है बहुखंडन, यानी कि जिसमें बहुत सारे खंड हो जाएं। तो अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम क्या है, हम लोगों के शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसके लाइफ साइकिल की बात की जाए, स्पोरोजोइट स्टेज में हम लोगों में हार्मफुल होता है। तो इसके बारे में बात की जाए तो इसमें बहुखंडन प्रकार का जन्म होता है। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे कि हमारे चैनल पे इसी पे आप एक वीडियो पाएंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से उसमें हमने अपना नोट्स का वीडियो बनाया है, और उसमें आपको बताया गया है कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अपने जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं, और इनकी संख्या जो है बहुत अधिक बढ़ती है। तो कैसे बढ़ता है, अलैंगिक प्रजनन के बहुखंडन प्रकार के द्वारा ही। नेक्स्ट खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे स्पायरोगाइरा है, ये थोड़ा सा क्या है, ये बहुकोशिक जीवधारी है। तो इसमें इस प्रकार से जन्म पाया जाता है विखंडन प्रकार का, यानी कि ये टूट करके बीच से या कई भागों में टूट करके नए नए स्पायरोगाइरा का निर्माण कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे देखिए पुनर्उद्भवन या पुनर्जनन प्रकार। पुनर्उद्भवन या पुनर्जन्म, इसको इंग्लिश में रीजनरेशन बोला जाता है। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया जो होता है या हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में नहीं बल्कि प्लेनेरिया में आप भलीभांत देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कहीं से भी उसके बॉडी से एक टुकड़े से नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। आगे चल करके देखते हैं। इसमें देखिए उदाहरण दिया गया है प्लेनेरिया हाइड्रा। ये जो देखिए इधर हाइड्रा का है, और राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लेनेरिया का दिखाई दे रहा है। प्लेनेरिया ये देखिए इनके बॉडी के 3 पार्ट्स हुए, और तीनों भागों से क्या हुआ कि अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। ऐसे हाइड्रा में है। देखिए कितने अच्छे डायग्राम के माध्यम से आप लोग को दिखाया जा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिस्पांस पा सकें, और हमको ये अवगत कराएं कि सर आपके पढ़ाए हुए नोट्स से हमको इतना परसेंटेज या हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। आगे देखिए मुकुलन,
इस प्रकार कर लेता है। तो इस प्रकार से इसमें चाहे हाइड्रा हो चाहे खमीर हो, उसमें इस प्रकार से अगर जन्म पाया जा रहा है तो मुकुलन प्रकार का जन्म होता है, जो कि एक अलैंगिक जन्म का प्रकार है। आगे देखा जाए बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में देखते हैं कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। यानी कि ये जो फिगर है आपको दिखाया जा रहा है, राइजोपस का है। राइजोपस में होता क्या है, इसमें स्पोरेंजियम से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और ये स्पोर्स क्या है, आगे चल करके अनुकूल परिस्थिति जैसे ही इनको मिलती है, ये वृद्धि कर करके एक नए राइजोस्पोरा या राइजोपोर का निर्माण कर लेते हैं, राइजोपस का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें कैसे जनन हुआ, बीजाणु समासंग। हाँ, इनमें क्या है, ये स्पोरेंजिया पाया गया। स्पोरेंजिया से क्या है, उसके स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बंद होते हैं, स्पोर्स बंद होते हैं। ये स्पोर जब परिपक्व हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया की भित्ति फट जाती है और फटने के बाद क्या होता है, ये स्पोर फिर जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं, या जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी जो भित्ति होती है फूल जाती है, जो स्पोर्स होते हैं, और इनकी भित्ति जब फूल जाती है तो फिर ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें पाए जाने वाले जनन को हम अलैंगिक प्रकार का जनन का एक प्रकार है, बीजाणु समासंग प्रकार का जनन कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, अब देखो कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कुछ पौधों में क्या किया जाता है, जैसे आप मेहंदी का नाम सुने होंगे, गुड़हल का नाम सुने होंगे और गुलाब का नाम सुने होंगे। इनकी टहनियों को हम कट करके कहीं लगा देते हैं नमीदार स्थानों पर, तो क्या होता है, वो एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो उसी चीज़ों को यहाँ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर जड़ से, तना से, पत्ती से आदि से नए पौधे का निर्माण हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। इसे हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फर्स्ट इसमें प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियों में पहला पॉइंट क्या है, जड़ द्वारा। जड़ द्वारा किस में होता है, डहेलिया में और शकरकंदी में जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा आलू और अदरक में होता है। पत्तियों द्वारा किस में होता है, ब्रायोफिलम, जिसको अजूबा के नाम से आप लोग जानते होंगे। ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर के नया पौधा बनाती हैं। आगे देखते हैं कृत्रिम विधियां क्या है। कृत्रिम विधियां में रोपण, आम में देखिए कलमी किया जाता है, कट करके कलम कर दिया जाता है। कर्तन, कर्तन मतलब यहाँ होगा काटने से ही या फिर तोड़ कर ही। इसमें क्या है, गुलाब में किया जाता है, इसको कृत्रिम विधियां हैं। हाँ, लेयरिंग, चमेली में, चमेली के टहनियों पर कई लेयर लगा दिया जाए तो फिर क्या होता है कि उससे हम नए प्रकार का एक चमेली का पौधा बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे दिया गया है ऊतक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदित होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, जैसे आर्किक सजावटी पौधे। अगर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं तो उनको ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर के द्वारा ही ग्रो कराया जाता है, जिसमें कुछ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ। जैसे जो भी चीज़ें होता है तो कायिक प्रवर्धन अगर देख लिया जाए तो कायिक प्रवर्धन के देखिए लाभ है। कायिक प्रवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं, जैसे केले में। बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर केला में बीज क्यों नहीं पाया जाता। भाई देखिए, आप साइंस जब पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक कायिक संवर्धन, अब कायिक संवर्धन होता है। इसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे, केला में क्यों नहीं बीज पाया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में जब
हम कोई नई वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट, नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। नेक्स्ट, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, वही बात ऊपर वाला हुआ। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, यानी कि जो कायिक संवर्धन है, वेजिटेटिव कल्चर है, इसके द्वारा क्या है, क्या लाभ है। तो इसमें बीज ना उत्पन्न करने वाले पौधे, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो है हमें कोई पौधा बनाना है ना बीज उसमें रहे तो कायिक संवर्धन के द्वारा ही बनाएंगे। फिर क्या होता है, नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं, यानी कि जो हम कायिक संवर्धन के थ्रू पौधा का निर्माण करते हैं, नया पौधा, वो नया पौधा बिल्कुल अपने पैतृक प्लांट से यानी कि पेरेंटल प्लांट्स से मैच करता है। नेक्स्ट है, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, यानी कि इससे क्या होता है, जो हम फल उगाते हैं उसमें बीज भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका। कहने का मतलब, अगर कोई पौधा हम लोग एक सीड लगाएं तो सीड जर्मिनेट करे, फिर बड़ा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, मैचुरेशन फेज उसमें आएगा, मैच्योर होगा, तब क्या होगा, उसमें फ्लावर लगेंगे, परागण होगा, परागण होने के बाद निषेचन, फिर फल लगेगा, तो काफ़ी दिनों तक ये होता है। इस वजह से आज के समय में क्या है, हम लोग कुछ वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा काम कर रहे हैं, जिसे यहाँ कायिक संवर्धन बोल दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।